Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. NCERT के अकॉर्डिंग हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तक पढ़ चुके हैं. The next topic according to NCERT is the regulation of the cardiac activity. कहने का साधारण सा मतलब है कि हार्ट की एक्टिविटी किस प्रकार से कंट्रोल की जाती है. दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. सो द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इंट्रिंसिकली का मतलब होता है हार्ट के अंदर, यानी कि हार्ट में खुद में हार्ट की एक्टिविटी कंट्रोल होती है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हार्ट अपनी एक्टिविटी खुद कंट्रोल करता है. ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू. ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में कि हार्ट के पास स्पेशलाइज्ड पैच या ग्रुप ऑफ मसल होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है. तो हार्ट के पास जो स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल होता है ये ही इंपल्स जनरेट करता है जो एट्रियास और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पे इंट्रिंसिकली का मतलब वही है कि हार्ट के अंदर खुद के अंदर नोडल टिश्यूज हैं, जो स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल्स हैं, वो हार्ट को क्या बनाते हैं, ऑटो रेगुलेटेड या ऑटो एक्साइटेबिलिटी हार्ट में इसी कारण से होती है. Hence the heart is called myogenic heart. ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है. अ स्पेशल न्यूरल सेंटर, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो जाती है. अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या और वो किस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट या कंट्रोल करता है. हमारा जो हार्ट है, सबसे पहली बात हम कर चुके हैं, मायोजेनिक हार्ट है. ये इंट्रिंसिकल यानी कि खुद से ही अपनी एक्टिविटी रेगुलेट करता है. बट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि नर्वस सिस्टम के थ्रू किस तरीके से हार्ट कंट्रोल होता है. तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो 3 टाइप का होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये 3 टाइप का नर्वस सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पे ब्रेन है और बिल्कुल पूंछ की तरह स्पाइनल कॉर्ड है. उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. तो ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. अब ये जो नर्व्स हैं ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज, मसल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं. तो किस तरीके से किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट करना है या इनहिबिट करना है, ये सारा काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इंफॉर्मेशन लाना, ले जाना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है. उस ऑर्गन, टिश्यू या मसल से काम करवाना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है. और जो सेंटर में बैठा है दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका काम है इंफॉर्मेशन लेना, उसका इंटरप्रिटेशन करना और इंफॉर्मेशन वापस बाहर भेज देना. तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है. अब हमारा जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज ANS. ANS में जो मेनली कंट्रोल करता है वो 2 टाइप के हैं. वैसे भी ये 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं. अगर एक स्टिमुलेट करेगा तो दूसरा इनहिबिट करेगा, यानी कि अगर एक किसी चीज को इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा. तो दोनों ही ऑपोजिट काम करते हैं. अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यही हमारी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो किस फॉर्म में आता है
कि हार्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में सेंटर है। वो सेंटर कहाँ पे मौजूद है? तो उसका आंसर जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। सो व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा? इट इज अ न्यूरल सेंटर, इट इज अ कार्डियक सेंटर, सो इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। किसकी सहायता से? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सहायता से, यानी कि इंफॉर्मेशन लाना, ले जाना, और किसके पास जाएगी इंफॉर्मेशन? अल्टीमेटली मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास जाएगी, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे, उसका पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे न्यूरल सिग्नल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्व, द पार्ट ऑफ एएनएस। सिंपैथेटिक नर्व किसका पार्ट है? एएनएस का पार्ट है। कहां से आ रही है सिंपैथेटिक नर्व न्यूरल सिग्नल लेके? ये आ रही है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है हार्ट रेट को बढ़ाना। अपने आप में एक क्वेश्चन है कि एएनएस का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन सेंड करता है, जिसके कारण हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि हार्ट बीट इंक्रीज होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस। अगर हार्ट बीट बढ़ेगी तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, और इस कारण से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये किस तरीके से कार्डियक सेंटर की तरह एक्ट करता है, क्या काम करता है एग्जैक्टली ये? तो जब मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात आती है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो सेंटर्स मिलते हैं। एक है कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर और दूसरा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। तो जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है वो एक्सेलरेट करता है, यानी कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करके साइनोएड्रियल जो नोड है उसको स्टिमुलेट कर देता है। और जो साइनोएड्रियल नोड है वो हम जानते हैं कि पेसमेकर है, वो इम्पल्स जनरेट करता है और एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो इसका जो मेनली काम है वो साइनोएट्रियल नोड को स्टिमुलेट करने का, पैरेलली ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है। अब जो इनहिबिटरी पार्ट है, अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता रहा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहा, हार्ट रेट बढ़ती रही, तो ये जो सिचुएशन है ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को कम करना पड़ेगा। तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सहायता से एंटागोनिस्टिक काम करता है, यानी कि ऑपोजिट काम करता है। सो ऑन द अदर हैंड the parasympathetic neural signal, another component of ANS। पैरासिम्पैथेटिक किसका है? एक दूसरा कंपोनेंट है, और ये क्या करता है? ऑपोजिट काम करता है। हार्ट बीट कम करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम करता है, कार्डियक आउटपुट भी कम करता है। डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट, the speed of conduction of the action potential, एक्शन पोटेंशियल की स्पीड को भी कम कर देता है, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। अगर एक्शन पोटेंशियल की स्पीड कम होगी तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अपने आप में कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो इनहिबिटरी इम्पल्स आ रही, जो रोकने वाली जो इम्पल्स आ रही है, यानी कि हार्ट बीट को कम करने वाली, वो किसके थ्रू आ रही है? तो वो लाने वाली होती है वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है वो एक टाइप ऑफ क्रैनियल नर्व है जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। द नेम ऑफ द नर्व इज वेगस नर्व। ये तो बात हो गई किसकी? ये तो बात हो गई हमारे ब्रेन से कंट्रोल
होने वाले हार्ट की एक्टिविटी की। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसकी सहायता से करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सहायता से करता है। उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, या हम इनको ऐसा भी बोल सकते हैं कार्डियो एक्सिलेटरी सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। एक और चीज होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो मतलब केमिकल और रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे गर्दन के पास जो आर्टरीज होती हैं, जो कुछ सुपरफिशियल आर्टरीज में काउंट होती हैं, दैट इज कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। बेसिकली यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? वो केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। और केमिकल चेंज कैसे डिटेक्ट होता है? जब ब्लड में पीएच वेरी कर जाता है। ब्लड का पीएच वेरी कब करेगा? जब ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होता है? जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा, तो पीएच कम, एसिडिक पीएच होने लगता है। तो ये डिटेक्ट करने वाले जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली तो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ये प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरी में, बट इंफॉर्मेशन इनको रेगुलेट करने वाला सेंटर कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। जो बात हमने अभी की वो की हमने नर्वस रेगुलेशन की। एक और रेगुलेशन होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। अब ये हार्मोनल रेगुलेशन किस तरीके से होता है? हार्मोनल रेगुलेशन में हार्मोन्स आते हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को बदल सकते हैं। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर में काउंट होते हैं। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। इस ग्लैंड का जब हम सेक्शन काटते हैं तो इस सेक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। जो इसका इनर पार्ट है दैट इज मेड्यूला पार्ट एंड आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स पार्ट। तो ये जो इनर पार्ट है इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। और ये जो एड्रीनल मेड्यूला है ये मेडुलरी हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि हार्मोन्स रिलीज करता है, और इन हार्मोन्स का नाम है एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन। इन हार्मोन्स का नाम है एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन। इनका एक और नाम है एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ एक और हार्मोन है दैट इज थायरॉक्सिन। ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है एंड इट इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये एक कंडीशन हो गई कि थायराइड ग्लैंड जो है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कैसा बन रहा है, वो ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो हार्ट रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। बट जब हम बात करते हैं एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन की, तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन से हमें ओवरकम करवाते हैं। जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो तुरंत हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसकी रेट बढ़ने से जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो जल्दी जल्दी आती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, बॉडी को जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई होता है, सेल्स को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और फूड सप्लाई होता है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे अगर बॉडी को कोई नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जब हमें डर लग रहा है तो उस डर के कारण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो गई है। तो उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए,
उसको फुलफिल करने के लिए सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम कुछ हार्मोन्स भी करते हैं, और ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी इनको बोलते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हाउ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट और द कार्डियक एक्टिविटी इज regulated. The next is the disorders of the circulatory system. Circulatory system के कुछ disorders जो कि बहुत important हैं। The first is the high blood pressure, hypertension. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि blood pressure exactly होता क्या है। Blood pressure, that is BP. Its normal range is 120 by 80 mm of Hg, millimeter of mercury. It is a normal high blood pressure, or the lower case is the normal low blood pressure. तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, this is normal high BP and this one is the normal low BP, normal low blood pressure. अब इनको बायोलॉजिकली क्या बोलेंगे, तो हाई बीपी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक एंड लो को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वो प्रेशर से कहाँ जाता है, आर्टरीज में जाता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरीज में जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, द blood pressure is the pressure exerted by the heart against or exerted by the flowing blood against the wall of blood vessels. जो बहता हुआ ब्लड है वो ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 120 by 80 mm of Hg। स्टेगनोमेनोमीटर की सहायता से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर है जिसको हम कहते हैं इट इज द हायर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक को हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर। लोअर मतलब ये नीचे लिखा जा रहा है, हायर लिमिट मतलब ये ऊपर लिखा जा रहा है और इसकी रेंज भी ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर वेयर द वेंट्रिकल शोज देयर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का। तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर वेयर देयर इज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल और द पीरियड ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से रिलैक्स करते हैं, द पीरियड ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज डायस्टोल। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है। जब हम सिस्टोल की बात करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों ही रेंज से क्या बनता है, हमारा ब्लड प्रेशर बनता है। यानी कि दोनों ही अपर और लोअर लिमिट दोनों को ही हमें लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कह रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर इतना है, दिस रेंज इज द नॉर्मल रेंज। अब इससे ज्यादा बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। इससे ज्यादा रेंज है। In this measurement, 120 mm Hg, millimeters of mercury pressure is the systolic or the pumping pressure. Very important line. जब हम बात करते हैं सिस्टोलिक की तो इसका एक दूसरा नाम है पंपिंग प्रेशर और डायस्टोलिक का दूसरा नाम है रेस्टिंग प्रेशर। दोनों के अलग अलग नाम है। एक का पंपिंग प्रेशर है क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये ब्लड पंप कर रहे हैं आर्टरीज में, और जब ये रिलैक्स हो रहे हैं तो इनमें ब्लड भर रहा है। तो जब ये रिलैक्स हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक, तो इसको रेस्टिंग प्रेशर भी बोला जाता है। अब अगर ये रेंज 140 by 90 चली जाती है तो ये नॉर्मल रेंज तो हट गई। अब इसको बोलेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल नहीं बोलेंगे अब।
और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो अपर लिमिट भी बदलेगी और लोअर लिमिट भी बदलेगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल सिस्टोलिक बदलेगा, क्योंकि वो हाई बीपी को शो कर रहा है। दोनों जो रेंजेस हैं वो चेंज होती हैं। अब ये अगर 140/90 है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर इससे भी ज्यादा एक्सीड कर गया, बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया, इफ इट बिकम 220/120, तो इस रेंज को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसमें हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्टीरियल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आर्टीरियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो आर्टरीज जो हैं वो रप्चर होने के चांसेस कर सकती हैं। सो हियर the higher it shows hypertension, high blood pressure leads to heart disease and also affects vital organs like brain and kidney. क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो आर्टरीज बस्ट हो जाती हैं। अब आर्टरीज जब बस्ट हो जाती है तो कोई भी आर्टरी बस्ट हो सकती है, जैसे आंखों की आर्टरी बस्ट हो गई, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक आर्टरी, तो ब्लाइंडनेस आ सकती है। अगर किडनी की आर्टरी, रीनल आर्टरी बस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं नेफ्राइटिस। अगर ब्रेन की आर्टरी डैमेज हो जाती है, फट जाती है, तो उसको हम कहते हैं हेमरेज, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक। तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो वो प्रेशर आर्टरीज भी झेल नहीं पाती, ऑल्दो आर्टरीज की जो वॉल है वो इलास्टिक वॉल होती है। एक बात हमने की किसकी, दैट इज द हाइपरटेंशन। एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो दोनों ही चेंज हो जाती है। 110/70 mm ऑफ Hg, इसको हम लो ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। नॉर्मल लो ब्लड नहीं है ये, दिस इज अ लो ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और जो वेल्व्स होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर हो, अगर प्रेशर में थोड़ा भी बदलाव आता है ब्लड प्रेशर में, अगर वो हायर जाता है तो भी हमारे लिए हार्मफुल है, अगर लोअर जाता है तो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। Next is the coronary artery disease, that is CAD. Coronary artery disease often referred as atherosclerosis. इसको हम क्या बोलते हैं, atherosclerosis. Affects the vessels that supply the blood to the heart. जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनको इफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है। It caused by the deposition of the calcium, fat and cholesterol. हमारे हार्ट को जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही है उन ब्लड वेसल्स में कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। इसके साथ साथ फाइब्रस टिश्यू भी डिपॉजिट हो जाते हैं, और हार्ट की मसल्स को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनका ल्यूमन नैरो हो जाता है और कई केसेस में ब्लॉक भी हो जाती है। तो इस कारण हार्ट की मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, इसीलिए इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी सर्कुलेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे यूज किया था वर्ड कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो वहीं डिपोजिशन हो जाता है तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंजाइना, it is also known as angina pectoris. It is a chest pain, acute chest pain है, चेस्ट में पेन होना। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है a symptom of the acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. सारी चीजें किससे रिलेटेड है, हार्ट की मसल से रिलेटेड है। हार्ट की मसल्स को जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वो नहीं पहुंच पा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, देन एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। एंजाइना यानी कि हार्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है किसी भी एज ग्रुप में, बेसिकली मेल और फीमेल में। इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। ये मिडिल एज और एल्डरली में एक कॉमन प्रॉब्लम है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो को भी इफेक्ट
कर देती है, यानी कि जो ब्लड हार्ट की मसल्स को जितना चाहिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body, यानी कि हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना वो एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको हम कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, और इसका एक मेन कारण है लंग कंजंक्शन, क्योंकि बिकॉज द कंजंक्शन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि लंग कंजंक्शन के कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में है। लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने से, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करने से ऑक्सीजनेशन के लिए मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, तो हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है उसमें एनफ ऑक्सीजन नहीं है, तो हार्ट उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उतना उसको नहीं मिल पाएगा। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, सडनली एकदम से हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट बीट जो है वो बंद हो जाती है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। और द हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट अटैक क्या है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट अटैक अलग है, हार्ट फेलियर अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। हार्ट फेलियर क्या है? जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, यानी कि जितना ब्लड उसको हार्ट को पंप करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा, दैट इज द हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट, सडनली हार्ट बीट रुक जाती है। और हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है कि हार्ट की मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा जितना उसको चाहिए। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट मतलब ब्लड सप्लाई कम होना, ब्लड सप्लाई में बेसिकली किसका कम होना? ऑक्सीजन का कम होना, तो उसके कारण क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। सो ये सारी चीजें हो गई किससे रिलेटेड? दीज ऑल आर द कार्डियोवैस्कुलर disorder. In the next video we will discuss about this summary, that is the last part of this particular chapter according to NCERT.